सुबह के 6 बज चुके थे। एक महिला दरवाज़ा खोलते हुए बड़ी तेज़ी से रोने की आवाज़ निकलती है और बाहर चीखते चिल्लाते हुए बाहर निकलती है, शोर मचाती है कि किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी है, आओ मेरी मदद करो, दौड़ आओ गाँव वालों मेरी मदद करो। बहुत ही तेज़ से रोती है और ये रोती बिलखती है, तो ऐसा सुनकर गाँव वाले सब इकट्ठा हो जाते हैं, पास पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे उसके दरवाजे पे लोग पहुंचते हैं उस महिला की चीख को सुनकर, जैसे ही बरामदे में दाखिल होते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचते हैं, देखते हैं 3 लड़कों की, 3 छोटे-छोटे बच्चों की लाश गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। किसी ने बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या की थी। खून से पूरा उसका बिस्तर लथपथ पड़ा था। उसके बाद वो माँ रोती बिलखती चिल्लाती रहती है, लेकिन जैसे ही किसी ने देखा कि सामने वाले कमरे से खून का बड़ा सा रिसीव बाहर की तरफ आ रहा, वो सब लोग चिल्लाते अरे उस कमरे में भी खून आ रहा है। और जैसे कि एक आदमी उस कमरे की तरफ बढ़ता है और दरवाज़ा खोलता है, तो वहाँ का नज़ारा देखकर लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। वहाँ उसका बड़ा बेटा और उसका पति की बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी गई थी, और उसके साथ जो है इतना बेदर्दी से उसकी हत्या की गई थी कि उसके सीने पे चढ़कर चाकू से लगभग 15-20 वार किए गए थे, जैसे उसके शरीर के पूरे सामान बाहर निकल रहे थे। इतनी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई थी। बेहद ही डरावनी तस्वीर थी। देखते ही सब लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सब लोग पूछते हैं कि आप बताओ क्या हुआ, किसने ये हत्या की है, लेकिन वो बोलती है मुझे कोई पता नहीं है। वो औरत बहाना करती कि मुझे कोई पता नहीं है। सब लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं आखिर कैसे हुआ। चोर आए, मतलब डकैत आए, घटना को अंजाम दिया, 5-5 लाशें बिछा दिया, और इसकी पत्नी को जरा भी खरोंच नहीं आई है। ये कुंभकर्ण की नींद कैसे सो सकती है। एक ही घर में रहने वाली वो औरत ऐसे सो रही थी जैसे वो घटना से बिल्कुल अनजान थी। लोग उसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे कि आप कैसी औरत हैं, कैसी माँ है, कैसी पत्नी है कि आपके पति की हत्या हो जाती है, आपके बच्चों की हत्या हो जाती है और आपकी जरा भी जानकारी नहीं है। आपको ये जानकारी सुबह कैसे लगी। वो औरत चीखती तड़पती रहती है। लोग समझाने का प्रयास करते हैं, उधर किसी ने पुलिस प्रशासन को फोन कर देते हैं। पुलिस की पूरी टीम, आला अधिकारी मौके पर पहुंचते, जैसे सुनते हैं कि 5-5 लोगों की हत्या हो गई है, वैसे है पूरे थाने में हड़कंप मच जाता। आला अधिकारी डॉग स्क्वाड लेकर पहुंचते हैं, टीम लेकर, और महिला से पूछताछ करते हैं। लेकिन जैसे ही वो अंदर प्रवेश करते हैं, लाशों की तरफ तो देखते ही हैं, लेकिन सामने सिलबट्टे पर नज़र पड़ती है तो वैसे उसमें एक कुछ पीसा गया था, ऐसा प्रतीत हो रहा था। वो चटनी बनाकर पीसा गया था, उसमें कुछ मिलावट की गई थी। वो उनके लिए एक सुराग बन गया था, जो उनकी कड़ी में बहुत ही मददगार साबित हो रहा था। जैसे ही पुलिस देखते हैं कि घटना को कितनी बारीकी से, कितनी जो है अंजाम दिया गया है, लेकिन पत्नी को तनिक भी खरोंच नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इसको तनिक भी खरोंच नहीं लगी है। लोग ये जानने के लिए व्याकुल हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। उधर जो है जब पत्नी को कोर्ट में पेश किया जाता है, तो पत्नी जज के सामने कहती है कि साहब देखिए, मुझे इंस्पेक्टर साहब दबाव बना रहे हैं मेरे ऊपर, मुझे कबूल करने के लिए दबाव बना रहे हैं, मैं इसमें दोषी नहीं हूँ। लेकिन जब इंस्पेक्टर साहब सामने खड़े होते हैं और दलीलें पेश करते हैं, एक के बाद एक सबूत जब पेश करते हैं, वो ना चाहते हुए घटना को जो है कबूल कर लेती है कि हाँ, हमने इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन उस घटना के पीछे एक ऐसा रोल था जिसने उस हत्या की गुत्थी को सुलझाने में काफ़ी मदद की है। उसकी एक बहन होती है, वो लगातार बहाने बनाती है, लेकिन एक बहन उसकी होती है, वो हत्या की गुत्थी को सुलझाने में बहुत मददगार साबित होती है। आइए हम लोग हत्या की बारीकियों को समझते हैं। हत्या का कारण कौन बना, हत्या आखिर किसने की, किसने करवाई है, किन किन लोगों ने मिलकर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है।
दोस्तों आइए समझते हैं। उससे पहले कहानी में आगे बढ़ने से बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा हौसला बना रहे। हम ऐसी क्राइम पेट्रोल क्राइम कहानियाँ आपके सामने लाते रहें और उसका पर्दाफाश करता रहें। दोस्तों वो औरत कातिल जिसने इस घटना को बारीकी से अंजाम दिया और बचने के लिए तरह तरह प्रयास करती रही है, वो जिसका नाम होता है संतोष शर्मा। संतोष शर्मा का गांव अलवर होता है, राजस्थान का एक ज़िला अलवर होता है, वहीं की रहने वाली होती है। वो पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी और उसकी शादी वहीं अलवर के रहने वाले बनवारी लाल से हो जाती है। दोनों की शादी होने के बाद जो है जीवन हंसी खुशी से बीत रहा होता है। लेकिन जो संतोष शर्मा बनवारी लाल की पत्नी होती है, उसको शौक बहुत अच्छे लगते थे। दूसरों के कपड़े देखकर वो अपने पति से लड़ती झगड़ती रहती थी कि काश मैं भी ऐसे कपड़े पहनूंगी, हमारे पास भी गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, बढ़िया मकान हो, वो हो, ये सपने संजोए होती थी। लेकिन बनवारी लाल सुपरवाइजर होता है, उसके पास इतनी बड़ी आमदनी होती नहीं है। 20-25 हज़ार रुपए की आमदनी होती है सुपरवाइजर की, और उतने में उसका अच्छा जो है देख रेख नहीं हो पाता है। उसकी जो है फैसने, उसकी जो है मांगे पूरी नहीं हो पाती हैं। तो संतोष शर्मा कहती है अपने पति से कि क्यों ना मैं ताइक्वांडो का जो है स्कूल ज्वाइन कर लूँ, कुछ पैसे उसमें से आने लगेंगे तो हमारी जो मांग है, जो हमारी सोच है, जो हम करना चाहते हैं, शायद उसमें से कुछ सफलता मिल जाए। तो उसका पति कहता है ठीक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते ज्वाइन कर लीजिए। फिर वो दिन आता है 2017 में शादी करने के बाद जो है वो जो है ज्वाइन कर लेती है, ताइक्वांडो स्कूल ज्वाइन कर लेती है और बच्चों को शिक्षा देने लगती है। फिर उसमें से जो उसको सैलरी मिलती थी, उसको सपने बुनने में काफ़ी मदद मिलने लगती है। फिर उसके शौक और महंगे हो जाते हैं। शौक धीरे धीरे महंगे बढ़ते चले जाते हैं। वो पूरे नहीं हो पा रहे थे, और जब पूरे नहीं होते हैं तो वो अपने पति बनवारी लाल से काफ़ी झगड़ती है और लड़ती भी है। लेकिन बनवारी लाल एक शरीफ इंसान होता है, लेकिन वो सुपरवाइजर होता है। जितनी उसकी सैलरी होती वो सब अपनी पत्नी को दे देता था। उसका एक 17 साल का बेटा था, 2 बेटे और होते। उनकी जो है परवरिश में सारे पैसे खर्च हो जाते और जो उसके बड़े बड़े सपने होते थे वो पूरे नहीं हो पाते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया, कहानी में ऐसा मोड़ आया कि वो कहानी तभी से आपको झकझोर कर रख देती है। कहानी ऐसी थी कि उस महिला टीचर को, जो ताइक्वांडो की टीचर थी, संतोष शर्मा होती है, उसको उदयपुर भेजा जाता है। एक ट्रेनिंग सेंटर होता है, उस ट्रेनिंग सेंटर में इसलिए भेजा जाता है कि तुम अच्छे से ताइक्वांडो की ट्रेनिंग कर लीजिए और ताकि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। फिर उसके बाद जो है वो उदयपुर के लिए रवाना हो जाती है। जैसे ही वो उदयपुर पहुंचती है ट्रेनिंग सेंटर में, ट्रेनिंग के दौरान उसको जो है एक पीटी का ट्रेनर होता है, उनकी मुलाकात जो है हनुमान जाट से होती है। हनुमान जाट जो है काफ़ी जो है रईस खानदान का होता है, और वह उससे जो है नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। बोलचाल उससे जो है उसकी काफ़ी अच्छी थी, और वह उससे जो है धीरे धीरे सामंजस्य बैठा रही थी। और फिर जो है हनुमान जाट उसे जो है एक पेशकश कर देता है कि आइए रेस्टोरेंट चलते हैं खाने पीने के लिए। और वो खाने पीने के शौकीन भी होती है, उसके साथ रेस्टोरेंट जाती है, बहुत सी चीज़ें ऑर्डर करते हैं और वो खाते पीते हैं आराम से। उसके साथ जो है हफ्ता 15 दिन वहाँ जो ट्रेनिंग सेंटर में वो रहती है। धीरे धीरे एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और बातें होने लगती हैं। जब धीरे धीरे बातें होने लगती, नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। नज़दीकियाँ बढ़ते बढ़ते कब दोनों में प्यार हो जाता है किसी को नहीं पता होता है। लेकिन वो अमीर खानदान रईस का लड़का इतना अमीर होता है कि उसकी ज़रूरतों के लिए वो कुछ पैसे उसको दे दिया करता था, जिससे उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी। जब वो पैसा उसको देता था तो उसे कहीं दिल में उसके वो बैठ गया था कि अब तो इसी के साथ जीवन बिताना है। धीरे धीरे वो उनसे मिलना जुलना स्टार्ट कर देती है, और मिलने जुलने के लिए वो अपने
घर से उदयपुर आने लगती है, एक दो दिन के लिए घर से निकल आती थी और उनसे मिलती थी। जब मिलती थी उसके साथ, तो उसके साथ शारीरिक संबंध बनने लगते हैं। जब शारीरिक संबंध बनने लगते हैं तो उसे अच्छा लगने लगता है। अच्छा लगता है तो वो कई कई दिन जो है रुक जाया करती थी, लेकिन जब घर जाती थी तो उससे पति से नोक-झोंक होने लगती थी कि तुम इतने दिन कहाँ रहती थी। लेकिन उसके बाद जो है एक दिन ऐसा मोड़ आता है कि वो घर में बातें कर रही होती है। उसका बड़ा बेटा जो 17 साल का मुकेश होता है, वो सारी जो है बातें उनकी सुन लेता है। सुनने के बाद वो अपने पिताजी से बता देता है। काफ़ी नोक-झोंक होती है। नोक-झोंक होने के बाद जो है उनसे मिलने पर पाबंदी लगा दी जाती है। जब मिलने से पाबंदी लगा दी जाती है, तमाम कोशिशों के बाद जो है वो मिलना जारी रखती है। फिर सोचती है कि हनुमान जाट से बात करती है। अपने प्रेमी से बात करने के बाद जो है दोनों फैसला लेते हैं कि क्यों ना हम दोनों मिलकर इनको रास्ते से हटा दिया जाए, तो हमारे जो ज़िंदगी काढ़ा है, जो हमारे जीवन में दखल दे रहे हैं, तो वो दखल ख़त्म हो जाएगा। हम दोनों ऐसे रहेंगे और मज़े करेंगे। सुलझाने के लिए, हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए तमाम तरह की तकनीकें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और उसको जो है आड़े हाथों जो है लेने लगते हैं कि कैसे इसको मारना है, कैसे इसकी हत्या करनी है। वो जाल बिछाना स्टार्ट कर देते हैं। 1 साल पहले से उसकी ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तमाम तरह के वो वीडियो सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे देख कर जो है उसकी साजिश रचनी शुरू कर देते हैं। उसके साथ वो कई जो है कार्ड जो है जो गैर कानूनी होते हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं, बनवा लेते हैं और उसी की मदद से वो सिम निकलवा लेते हैं। 2-4 सिम निकलवा लेते हैं। वो सिम की मदद से वो जो है जो चाकू होते हैं उनको मंगाते हैं, ऑनलाइन मंगाते हैं ताकि किसी को जानकारी ना हो पाए। और जिस समय हमको हत्या करना उस समय इसी नंबर से बात करना होता है। इसी नंबर से बात भी करते हैं ताकि जो है प्रशासन, पुलिस जो है इनको जो है पकड़ ना सके। बड़ी बारीकी से ये लोग जो है घटना को अंजाम देने के लिए ये सब साजिश रचते हैं। और हथियार जो है जो जिसमें से जानवर काटे जाते हैं, वो बड़ा सा जो है एक चाकू जो है ऑर्डर करते हैं। और चाकू मंगाने के बाद जो है वो जिस दिन हत्या करना होता है उसके पहले सारे दोस्त को, अपने जो है हनुमान जाट होता है वो अपने दोस्तों को जो है पैसे के बल से बुला लेता है और बता देता है कि ऐसे ऐसे करना होता है। वो भी दोस्त राजी हो जाते हैं। पैसे के लिए कोई भी क्यों ना राजी हो जाएगा और राजी हो जाते हैं। घटना को अंजाम देने से पहले वो 1-2 बार उनके घर भी आता है, देख लेता है, समझ जाता है कैसे कहाँ क्या चीज़ है, कौन कहाँ कहाँ रहता है, कैसे हत्या करनी, कैसे आना कैसे जाना है। और वो काली रात एक दिन आ ही जाती है। शाम का समय होता है और वो संतोष शर्मा जो है कहता है कि आज बहुत बढ़िया जो है खाना बनाएंगे और हंसी खुशी से खाएंगे। और वो खाना बनाती है, लेकिन उससे पहले जो है वो कुछ नींद की गोलियां, जो बेहोशी की गोलियां होती हैं वो लाती है और एक चटनी पीसती है सिलबट्टे पे। उस सिलबट्टे पे जैसे ही पीसती है और रायते में मिलाने के लिए कि रायते में मिला देंगे, खाएंगे और सब बेहोश हो जाएंगे, फिर रात को अंजाम दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो है शाम के ही समय जब पीसने का वो जो है जब पीसने लगती है, उसी समय जो है उसकी बहन आ जाती है और बहन पूछती है कि ये क्या है दीदी। तो कहती तुम चुप रहो, तुम अपने काम से काम रहो, मैं जो कर रही हूँ करने दीजिए मुझे। बहन जो है चली जाती है। देखती तो है कुछ सफ़ेद सफ़ेद मिला रही, लेकिन वो नहीं बोलती कि कुछ होगा अपना जो है पाउडर वाउडर मिला रही होगी, मुझसे क्या मतलब है। वो चली जाती है और उसके बाद जो है वो मिला देती है और मिलाकर जो है खाना पीना बढ़िया बाकायदा बनाती है, अपने हाथों से बनाती है, अपने हाथों से सबको निकालती है। लेकिन उससे पहले ही कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाता है। जो उसका बड़ा बेटा होता है उससे हल्का जो है बुखार उखार होता है, तो वो जो है चटनी नहीं खाता जो रहता है जो रायता में चटनी मिलाई जाती है उस रायते को वो नहीं खाता। वो थोड़ा बहुत खाना खाता है। खाना खाने के बाद अपने बिस्तर पे चला जाता है। जब बिस्तर पे चला जाता है तो सब लोग खाना खाने के बाद जो है जब काली रात आ जाती है, काफ़ी अंधेरा हो जाता है, रात के लमसम 11 बज जाते हैं, तो उसका बॉयफ्रेंड जो है इंतज़ार करता है कि कब दरवाज़ा खुलेगा और कब मैं आऊँगी। सब लोग गहरी नींद में सो जाते हैं क्योंकि डोज जो है सभी को बराबर मिल जाए, छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, सबको एक डोज मिली थी, सबको ओवर डोज थी
कि खाने के बाद किसी को होश ही ना आए। और इस तरह से वो जो है लमसम 11:30 बजे दरवाज़ा खोलती है और उसका जो बॉयफ्रेंड होता है, हनुमान जाट होता है, वो अंदर प्रवेश करता है। उसके साथ 2 और उसके दोस्त रहते हैं, वो भी प्रवेश करते हैं। पत्नी इशारा करती है कि उस कमरे तरफ जाओ पहले। वो कमरे में मेरा बड़ा बेटा और मेरा पति वहाँ पे सोता है, पहले उसी को निशाना बनाना है। और वही दोनों उनके लिए जीवन में काड़ा बन रहे थे, तो इसलिए वो निपटाना उन्हीं को है और किसी से कोई मतलब नहीं है। जैसे ही उस कमरे में वो दाखिल होता है, दरवाज़ा खोलता है, तो उसका पहला पहला ग्राहक उसका जो है उसका पति होता है बनवारी लाल। वो बनवारी लाल के पास जाकर और वो तेज धार हथियार से उसके गर्दन पे वार करता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है। एक ही झटके में जब खून का इतना तेज फव्वारा निकलता है, छींटे उसके बेटे के ऊपर पड़ती है, तो उसके बेटे की नींद खुल जाती है। और वो जब देखता है कि मेरे पिताजी के ऊपर जो है गहरी साजिश की जा रही है, उसकी हत्या की जा रही है, वो देखता, कुछ सोचता समझता, चिल्लाता। उससे पहले संतोष शर्मा का जो बॉयफ्रेंड हनुमान जाट होता है, वो पलक झपकते ही उसके 17 साल के बेटे मुकेश के ऊपर भी वार कर देता है और उसका भी सर धड़ से अलग कर देता है। लेकिन तब तक वो नहीं मानता। फिर उसके ऊपर सीने पे बैठ कर लमसम 15-20 बार चाकू से गोंदा जाता है। उसके जो है पेड़ चीर दिया जाता है और जो है सीने पे वार किया जाता है। इतनी बेरहमी से उसकी हत्या की जाती है, उसका कलेजे तक बाहर निकल आता है। लेकिन पत्नी को तनिक भी माथे पे सिकन नहीं आती है, एक भी आंसू नहीं आता है। वो सामने खड़ी होकर कॉर्नर पे सब कुछ सारा नज़ारा देख रही होती है। वो वही माँ है जिसने अपने 17 साल के बेटे को 17 साल से पाल पाल पोस कर इतना बड़ा किया था, उस गोदी में पाला पोसा था। उस माँ के लिए तनिक भी आंसू नहीं है, ना एहसास है, ना डर का भाव है, ना कोई सिकन है। ऐसी कातिल माँ सामने से खड़ी हुई, एक भी आंसू नहीं था, एक सिकन नहीं था। जैसे उनके मारने के बाद दोनों को वो 3-4 लोग जो है जब बाहर निकलते हैं हड़बड़ा कर और भागने का प्रयास करते हैं, तो जो ग्राउंड फ्लोर पे बच्चे पड़े होते हैं 3, उसके 2 बेटे और पड़े होते हैं और एक भतीजा होता है। जब वो पड़े होते हैं तो उधर जो है हनुमान जाट होता है, उसका पैर जो है उस छोटे से बच्चे के हाथ पे पड़ जाता है और बच्चा नींद से जाग जाता है। नींद से जाग जाता है तो कहीं ना कहीं ये डर का भाव हो जाता है, कहीं इस बच्चे ने पोल खोल दी तो हम लोग सब फंस जाएंगे और हवालात की हवा खाएंगे। फिर तुरंत जो है हनुमान जाट लौटता है और उस 3 बच्चों को जी गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर देते हैं, हत्या करते हैं। लेकिन फिर भी उस माँ संतोष शर्मा के माथे में तनिक भी सिकन नहीं, एक भी आंसू नहीं। वो ठहाके मार कर हंसती है, बाल को संवारती है और खुश होती है कि चलिए पिछला जो हमारा जीवन था, जो उसकी निशानी थी, वो सब खत्म हो जाएगी। कोई मुझसे कुछ पूछने वाला नहीं रहेगा और हम अगली नई जीवन जो जीना चाहते हैं हंसी खुशी से जिएंगे। अब कोई हमसे कुछ पूछने वाला भी नहीं है। चलिए सब के सब खत्म हो गए, कोई दुख नहीं है हमें। अब वो वहाँ से तीनों जो है निकल जाते हैं। जो कातिल होते हैं हनुमान जाट के साथ जो उनके 2 दोस्त होते हैं, वो सब लोग कमरे से बाहर निकल जाते हैं। कमरे से बाहर निकलने के बाद जो है जब वहाँ का नज़ारा देखती है वो औरत, उसके माथे में तनिक भी सिकन नहीं रहता है और बाल को संवार कर जैसे डायन हंसती उस तरह हंसती है और वहीं पे बैठकर सारी रात जो है गुजार देती है। एक भी आँच नहीं उसकी आती है। बस वो कहानी को अंजाम देने के लिए सोचती कि अब सुबह कैसे नाटक किया जाएगा। वो अपने आंसू सुबह के लिए बचा के रखती है कि सुबह मुझे कैसे रोना है, कैसे लोगों से बताना है, कैसे जो है बात करनी है। तब जो है जब सुबह होती है, 6 बजे का टाइम होता है, सूरज की किरणें दरवाजे पे पड़ने लगती है, तो ये अचानक दरवाज़ा खोल के चीखती चिल्लाती हुई बाहर निकलती है, मेरे पति किसी ने हत्या कर दी, बचाओ बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो, गांव वालों दौड़ो। गांव वाले पूरे इकट्ठा हो जाते हैं। जब इकट्ठा हो जाते हैं देखते हैं ग्राउंड फ्लोर पर 3-3 लाशें पड़ी हुई है और ये अपने आप को औरत संभाल नहीं पाती है।
उधर जब कमरे की तरफ देखते हैं तो उधर से जो है एक खून का बड़ा सा जो है ढेर बह रहा था, खून बहता हुआ बाहर रिसीव कर रहा था। तो कोई आदमी जाकर दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ उसके बड़े बेटे की और उसके पति की लाश वहाँ बड़ी बेरहमी से किसी ने हत्या कर दी थी। देख देखने से ही डर लग रहा था कि शामों की रातों की नींद हराम हो जाएगी, जो देख लेगा वो रात कर सो भी नहीं पाएगा, इतनी बेरहमी से उसकी हत्या की गई थी। दोस्तों, इतना जो है सुनने के बाद जो है जब पुलिस वहाँ पहुँचती है मौके पे, वारदात पे, जब उससे उसकी पत्नी से पूछताछ होती है, पूछताछ होने के बाद जो है पत्नी कहती है कि मुझे कुछ नहीं मालूम किसने हत्या की, मैं तो सो रही थी। लेकिन पुलिस को यकीन हो जाता है, वो क्लू क्लू मिल जाता है। उसके बाद जो है वो उसके मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करती है कि ये किससे किससे बात करती थी। 6 महीने पुराना डिटेल निकालती तो उसका एक बॉयफ्रेंड निकलता है, हनुमान जाट होता है। और इसके बिना बताए, इसको बिना सूचना दिए वो हनुमान जाट के घर में जब दस्तक देते हैं, उसी दिन जब दस्तक देते तो वो घर से नदारत रहता है, उसका ताला बंद रहता है। और जब ताला तोड़कर अंदर प्रवेश करते हैं तो घटना के वक्त जो कपड़ा वो पहना था वो खून से लथपथ सना हुआ था और वो कपड़ा उसके घर में बरामद हो जाता है। एक बड़ा सा सबूत पुलिस को आगे बढ़ने के लिए लीड मिल चुकी थी और ये थोड़ी थोड़ी जानकारी भी इकट्ठा हो चुकी थी कहीं ना कहीं, अब कातिल हमारी गिरफ्त में होगा। अगले कुछ घंटे के बाद जो है हनुमान जाट को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद जो है वो दो उनके लोग और गिरफ्तार हो जाए, जब गिरफ्तार हो जाते हैं लेकिन ये लोग जल्दी कबूलते नहीं हैं। फिर पुलिस जो है अपना नया हथकंडा अपनाती है और कहती है कि जो मैडम है उसने तो अपना राज सब कबूल कर लिया है, अब आप लोग भी आसानी से कबूल कर लीजिए। लेकिन वो मैडम उनको 1 साल से प्रशिक्षण दे रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन पुलिस के आगे हमें टूटना नहीं है, पुलिस से कुछ भी बताना नहीं है। लेकिन जब इनके सामने पुलिस ऐसा कहती है कि तुम्हारी मैडम तो सब कुछ बता दिया है, तुम भी अपना अपना जुर्म कबूल कर लीजिए, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जब ये लोग सोचते हैं कि जो मैडम हमें 1 साल से परीक्षा दे रही थी, प्रशिक्षण दे रही थी कि पुलिस को कुछ बताना नहीं है, उनसे सावधानी बरतना है, कुछ भी कबूल नहीं करना है, जब वो मैडम टूट चुकी है, वो मैडम कबूल कर चुकी है, तो अब हमें कबूलने की बारी है और हम क्यों ना कबूल लें। फिर उनके बाद वो सारी दास्तां कबूल कर लेते हैं। लेकिन वो मैडम के पास अब भी नहीं जा रहे थे क्योंकि मैडम बदल सकती है, मैडम बहुत शातिर है। वो इनको जो है तीनों को थाने में बैठाती है और उस महिला को जो है तुरंत जाकर घर से जो है पकड़ लेते हैं। जब पकड़ने के बाद जो है उस महिला को लाते हैं तो महिला नखरे दिखा रही थी, वो कुछ भी कबूल करने से इनकार कर रही थी, कुछ भी नहीं बता रही थी। लेकिन जब सब सारी सबूत सारी सच्चाई सामने आ जाती है तो महिला बता देती है, लेकिन फिर भी वो अपने बयान बदलते रहती है। फिर उसकी एक बहन होती है जो खाना बनाते वक्त वो सिलबट्टे में चटनी पीसते वक्त जब सफ़ेद चीज़ वो मिला रही थी तो वो बता देती है कि मैंने अपनी दीदी से पूछा था कि तुम ये क्या मिला रही हो, सफ़ेद सफ़ेद था, ये शायद कुछ नशे की गोलियाँ मिला रही, सब लोगों को नशे में ओवरडोज दिया गया था, सब लोग बेहोश हो गए थे। मैंने पूछा था तो मुझे डांट के भगा दिया गया था, तो ये नशे की गोलियाँ ही मिला रही थी। वारदात को अंजाम देने से पहले, घटना का अंजाम देने से पहले ये सबको नशा की गोलियाँ खिलाई थी। सबूत और भी पक्का हो जाता है। फिर 2023 में जो है इनका जो है 3 अक्टूबर को हत्या होती है, 2017 को हत्या होती है। उसके बाद जो है 2023 को जो है इनको कोर्ट में जो है पेशी हो दी है और इनके खिलाफ जो है 302 का मुकदमा आज बीएनएस आ चुका है, तब पहले आईपीसी था, आज बीएनएस आ चुका है। 407, 120 बी 211 के तहत जो है 77 जो है लोग जो है इनके खिलाफ जो है गवाही देते हैं और जब गवाही देते हैं तो फिर इन लोगों को जो है जेल भेज दिया जाता है। जब वहाँ कोर्ट के सामने ये लोग पेश होते हैं, जज साहब जो है इनकी सारी वारदात को सुनते हैं, तो ये महिला के जो वकील होते हैं इनसे बता देते हैं कि आप लोग सच नहीं कबूलना वरना जो है बच नहीं पाएंगे, फिर जेल की हवा खानी पड़ेगी। तो ये बार बार महिला बयान बदलती रहती है
लेकिन सारी सच्चाई सब सामने आ जाती है। इसकी बहन कोर्ट में खड़ी होकर गवाह देती है कि साहब, मेरी बहन जो है जब सिलबट्टे में चटनी पीस रही तो उसमें जो है नशे की गोलियां मिला देती है, सबको ओवरडोज दिया जाता है और ये खाना अपने से बनाती है और सबको अपने से ही परोसती है। खिलाने के बाद रात में घटना को अंजाम दिया जाता है। जब उसकी बहन गवाह दे देती है, उस समय उसकी बहन भी उस घर में मौजूद रहती है और जब साक्षात गवाह मिल जाता है तो फिर बचने की शंका जो है नहीं रहती है। आखिर में जज साहब ने आखिर किन मुद्दों में इनको सजा दिया है। पहला मुद्दा था कि ये गैर मर्द से संबंध बनाती थी जिसका नाम हनुमान जाट था, और दूसरा जो है क्लू था कि इसके बच्चे ने सब सुन लिया था जो अपने पिता को बता देते हैं। यहीं पर से इनकी नोकझोंक शुरू हो जाती है। तीसरा यह था कि अपने आशिक के साथ रहने के लिए इन्होंने अपने बच्चों को और पति को रास्ते से हटाने का संकल्प लिया है। इसीलिए इन सब दोषों में इसे जो है मौत की सज़ा तो नहीं मिलती है, लेकिन इनको सारी उम्र जो है जेल में ही रहने की सज़ा मिलती है। इन दोनों को जो है इनके जो है प्रेमी रहता है जिसका नाम हनुमान जाट रहता है। वो इससे 10 साल उम्र में छोटा रहता है लेकिन बहुत रईस रहता है। उसको उम्र कैद की सज़ा मिलती है और संतोष शर्मा को भी उम्र कैद की सज़ा मिलती है। आखिर इन दोनों ने इतनी बारीकी से घटना को अंजाम किस लिए दिया था? क्योंकि ये अपने प्रेमी के साथ रहकर अपना जीवन खुशी से गुजार सके और ऐशो आराम से जी सके। इनके पास गाड़ी बंगला और अच्छे खासे घूमने के लिए, हर जगह जाने के लिए पैसे होने चाहिए, लेकिन वो इनकी पति जो है पूरा नहीं कर पा रहा था। इसलिए ये अपने प्रेमी को जाल में फंसाकर उसके साथ जीवन गुजारना चाहती थी। आखिर एक औरत इतना बड़ा कांड कैसे कर सकती है? एक औरत माँ का रूप होती है और उसी माँ ने, उसी पति ने अपने पति को और माता पिता बच्चों को कितनी बेरहमी से मौत के घाट उतार देगी। दोस्तों, जीवन में हम आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन आगे आने वाला पल कैसा होगा किसी को अंदाजा नहीं है। लेकिन जो पल हमारे सामने आ रहा है उससे कुछ भांप सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, कुछ जान सकते हैं कि औरत के कई रूप होते हैं। जब वह कातिल बन जाती है तो उसका कोई रूप नहीं होता है। दोस्तों, किस हद से इनको माँ कहा जाए, कैसे इनको पति जो है अपना पत्नी मान ले, कब इसका मन फिसल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। भगवान भी इनके आगे मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, एक औरत इतनी बड़ी साजिश कैसे रच सकती है, कैसे रचती है अपने प्रेमी के साथ मिलकर। इस घटना को कितना बारीकी से अंजाम दिया गया है, सोचकर दिल में बहुत दर्द होता है। दोस्तों, इस कहानी का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना है। आप जिस भरी दौड़ भरी जिंदगी में जी रहे हैं, शायद कहीं उसका शिकार आप ना हो जाएं। इसलिए बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत करिए दोस्तों, और एक एक बदलते पल को निगरानी में रखें ताकि कोई भी घटना घटने से पहले आप उस घटना को भांप जाएं। कहीं आपके साथ ये घटना घटित नहीं होने वाली है। दोस्तों, रोज अनेक घटनाएं घट रही हैं, क्राइम के वारदात बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। आप जो है जितनी बारीकी से घटना को अंजाम दें, सज़ा से आप बच नहीं सकते हैं। पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं, वो जिस दिन चाह लेगी उस दिन आपको गिरफ्तार कर लेगी और आपको हवालात में भेज सकती है। दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक